नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर की कहानी बताता हूं जो उन्होंने मुझे भेजा है। उनका नाम है नागेंद्र। रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के। और ये दो भाई थे। उनका बड़ा भाई विजेंद्र और छोटे नागेंद्र खुद थे। तो चलिए उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र है। मैं ट्रक ड्राइवरी का काम करता था, आज भी करता हूँ। मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ ही रहते थे। हम दोनों मिलकर के खुद का अपना ट्रक था और वो चलाने का काम करते थे। हम दोनों जवान थे। मेरे से बड़े भाई जो थे विजेंद्र, मेरे से 3 साल बड़े थे। शादी नहीं हुई थी, हम दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई थी। पहला जो नंबर था मेरे बड़े भाई का था और वो रिश्ता उनके लिए आ चुका था। हम तो बड़ा खुश थे। मुझे लगा कि बस भैया की शादी हो जाएगी, इसके बाद मेरा भी नंबर आ जाएगा। मैं भी खुश था। दोनों के दोनों हम जवान थे। भैया तो बहुत ही खुश थे। लड़की उनकी मन माफिक मिल रही थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, सुशील थी, देखा सुनी सब कुछ हो चुका था। और आखिरकार जब शादी का वक्त आता है ना, तब जो हमारे घर के परिवार हैं मेरे भाई को रोक लेते हैं कि ना, अब तो ट्रक पर नहीं जाएगा, अब ये काम तो नागेंद्र देखेगा। अब मैं भी कहने लगा, भैया अब आप शादी का टाइम नज़दीक आ गया है, अब आप घर में रुकिए, थोड़ा सा सेहत वगैरह बनाइए, क्योंकि हम लोग ड्राइवर अब ऐसे ही होते हैं, वक्त पर ना खाना खा पाते हैं, ना वक्त पर नहा पाते हैं, और ऐसे ही हमारे साथ चलता रहता है। तो मैं भैया को भी सलाह दिया था कि भैया 1 महीना घर पर रहिए आराम से और जम करके भोजन कीजिए, स्वास्थ्य को बनाइए, जो देखने में लगे कि हाँ दूल्हा बहुत सुंदर है, अच्छा है। मैं हंस हंस करके भैया को समझाता था और हम दोनों एक दोस्त की तरह थे। और तब भैया मजाक मजाक में कहते थे कि जल्दी ही तेरा नंबर आने वाला है बच्चों, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, देखना मैं तेरे लिए जल्दी से जल्दी दुल्हन की तलाश करूँगा, तू भी बचेगा नहीं। और आखिरकार भैया का छोड़ करके मैं अकेले ही ट्रक अब चलाने लगा था। मैं तो वैसे छत्तीसगढ़ का था, लेकिन ट्रक चलाने में हम ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते थे। और उस रात का जो घटना का शुरुआत हुई थी राजस्थान में। मैं कई दिन तक नहा नहीं पाता था। जब अकेले में ट्रक चलाता था ना, तो ना तो ऐसा जगह मिल पाती थी, अगर जगह मिलती थी तो उस टाइम भागने के मूड में मैं बना रहता था कि जल्दी से जल्दी माल पहुंचा दें, और इसके बाद जब ट्रक खाली हो जाएगा तो आराम से कपड़े लत्ते साफ करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे। लेकिन ऐसा कभी कभी हो भी नहीं पाता था। कई कई दिन हम वही कपड़े पहने रहते थे, बदबू आने लगता था। तो उसका इलाज मैंने एक ढूंढ लिया था। मैंने एक खुशबू वाला स्प्रे रखता था। मुझे जरा भी बदबू पसंद नहीं थी। जब बदबू ट्रक में आने लगती थी ना, तो मैं अपने कपड़े पर वही स्प्रे मारता था, ट्रक के केबिन में भी स्प्रे मार देता था, ताकि माहौल थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे। और तब मुझे ट्रक चलाने में थोड़ा मज़ा भी आता था। नहीं तो बदबू आती थी ना, तो जी नहीं करता था कि मैं ट्रक चलाऊं। और उस टाइम नहाने का मन करता था, लेकिन जगह मिलती नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ नहाऊं, कहाँ कपड़े साफ करूं। बहुत मुश्किल से हम लोग ऐसा काम कर पाते थे। भागम भाग जिंदगी में लगी रहती थी। एक माल छोड़ो, दूसरा माल तब तक तैयार मिलता था कि आप ये माल ले जाओ, इस जगह पर अर्जेंट पहुँचना है। अब अर्जेंट के चक्कर में हम पैसे के लालच में फंसे रहते थे। अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते थे। वक्त पर न तो हम खाना खा पाते थे और ना वक्त पर नहा पाते थे। ऐसी ही हमारी ट्रक ड्राइवरों की लाइन है। ये मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ में ऐसा चलता है। ये तो आम बात है ट्रक ड्राइवर के लिए। जो ट्रक ड्राइवर होंगे वो मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए उस रात को हम घटना का अब शुरुआत करते हैं। जो पहला घटना मेरे साथ में शुरुआत हुआ था, मैं बताया ना, जिक्र किया ना कि मैं राजस्थान में उस टाइम निकल रहा था। हाईवे से छोड़ करके मैं अपने गोदाम के रास्ते पर चल पड़ा था। साल था 2010 का और सड़कें भी अच्छी खासी थी, चमकती हुई शानदार सड़कें। लेकिन वो जो इलाका था ना, अब वैसे ही जंगली इलाका था। दूर दूर तक कुछ जंगल के अलावा, कुछ कीकर के अलावा ऐसा कुछ दिखता भी नहीं था। और रात के टाइम में तो खास करके गांव भी दूर दूर पर मुझे रोशनी नज़र आती थी।
कोई ऐसे गांव होते थे जिनके बीच से हम अब गुजर जाया करते थे रात के टाइम में, लेकिन सब आसपास की दुकानें बंद मिलती, घर दरवाज़ा बंद मिलता, कुत्ते ज़रूर भौंकते हुए हमारे ट्रक के पीछे भागते थे। ऐसा ही हम लोग साथ में माहौल चल रहा था। अब मैं अपना ट्रक ऐसी जगह पर लेकर के आ चुका था जहाँ पर जिधर देखो उधर बिराना बिराना और कुछ नहीं। मुझे प्यास भी लगी थी और मुझे बाथरूम भी जाना था, दोनों काम करना था। अब ट्रक चलाते ये दोनों काम तो मैं कर नहीं सकता था। आखिरकार मुझे ट्रक रोकना पड़ा। सबसे बड़ी मेरी भूल थी, उस अनजान जगह पर मुझे ट्रक तो बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं रोक दिया था। रोकने के बाद सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, गला तर करता हूँ और उसके बाद ट्रक से नीचे उतर करके बाथरूम करने जाता हूँ। और जब लौट के आता हूँ ना, और जो नज़ारा मेरे सामने में नज़र आता है, मैं तो हिल जाता हूँ, होश मेरे उड़ जाते हैं। जो मैं नज़ारा देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई प्रेत आत्माएं हमारे ट्रक को घेरे हुए हैं, अजीब अजीब आकार में अलग अलग अब दिखाई दे रही हैं। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई बहुत ही भयानक, कोई बूढ़ी, कोई जवान। जैसे मैं आत्माओं को देखता हूँ ना, प्रेत आत्माओं को, ये पहला वास्ता था। देखते ही मैं समझ गया था ये सारी तो भूत प्रेत हैं, चुड़ैल हैं, ना जाने क्या क्या है। मैं डर चुका था। मैं ऐसा डरा था कि मैं जहाँ था ना वहीं के वहीं खड़ा रह गया था। ना तो मैं हिल सका और ना भाग सका। वो आत्माएं ट्रक को घिरे हुई थी और सबकी नजरें मेरे ऊपर लगी हुई थी। ना जाने मुझसे क्या चाहती थी। क्या था मेरे ट्रक में? ऐसा कोई माल भी नहीं था, लोहा लदा हुआ था उसमें ऐसे कोई खाने का सामान भी नहीं था। तो क्या मतलब था हमारे ट्रक के आसपास में आने के लिए? उस टाइम तो मैं समझ नहीं पाया था। मैं इतना डरा हुआ था, खौफ में था। अब बिल्कुल जैसे मैं एकदम जम गया हूँ, जैसे ज़मीन मेरे को पकड़ रखी है, मैं तो हिल नहीं सकता। ऐसा मेरे साथ में हो चुका था। और वो आत्माएं मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनमें से कुछ आत्माएं तो ट्रक के पास में रुकी हुई थी और 2-3 प्रेत आत्माएं जो देखने में बहुत ही खूंखार नजर आ रही थी, आंखें जलती हुई नजर आ रही थी, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। और जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी ना, मेरा तो मन चीखने का, चिल्लाने का, भागने कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। ना तो मैं चीख पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था, ना उस जगह से भाग पा रहा था। ये अचानक, मैंने आज तक कभी ऐसे चक्कर में फंसा नहीं था। मेरे साथ में मेरे भैया रहते थे। हम दोनों बातचीत करते हुए आराम से निकल जाते थे। अगर भैया की शादी नहीं होती तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। मैं फंसा हुआ था। मुझे हर पल मौत नज़दीक आती हुई नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो जिंदा बचूंगा नहीं। भैया की शादी में देख नहीं पाऊंगा, अपने घर तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा जिंदा। मुझे लगने लगा कि बस मौत बिल्कुल नज़दीक है, कुछ ही सेकंड की बात है। ये आत्माएं मुझे पकड़ लेगी, फिर मुझे मार डालेगी। और ऐसा मैं डर चुका था। आज जैसे मैं हिल नहीं रहा था ना, मैं आपको बताया ना कि ऐसा ना जाने क्या हुआ था, जैसे धरती मुझे चिपका रखी थी। मेरे पैर हिल तक नहीं रहे थे, इतना वजनी हो चुके थे, इतना भारी हो चुके थे। उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा था। चीखना चिल्लाना तो दूर की बात थी। अब मैं इतना उन लोगों का नज़दीक, वो प्रेतात्मा मुझे इतना नज़दीक आ गई थी कि मैं एकदम, अब ऐसा लगा कि बस आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। तभी एक चमत्कार हुआ। एक कड़कती हुई तीखी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मुझे बात करनी है इनसे, हटो, तुम लोग हट जाओ, तुम इनको छू नहीं पाओगे। खाना तो दूर की बात है, अगर पास भी जाए तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। वो एक औरत की आवाज़ थी। वो चीखती हुई तीखी आवाज़ में, कड़कती हुई आवाज़ में अब बोलती हुई मेरे करीब पहुंच गई थी। किधर से आई, कहाँ से आई, कुछ भी मुझे पता नहीं। मेरे पास आकर के रुक जाती है। अब मुझे सर से पैर तक नज़रें घुमा के देखती है, जैसे मैं उसका कोई शिकार हूँ। वो अपने शिकार को परखना चाहती है कि इसके अंदर में मांस कितना है, हड्डी कितनी है, कितना मुझे खाने में आनंद आएगा। ऐसे मुझे तोल रही थी, मुझे देख रही थी, परख रही थी। मैं तो जैसे फ्रिज हुआ पड़ा हुआ, ना तो मैं चीख रहा हूँ, ना चिल्ला रहा हूँ, ना भाग पा रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर के जो प्रेतात्मा मेरी तरफ बढ़ रही थी, तीनों के तीनों रुक जाती है।
अतः वो प्रेतात्मा एकदम रुक करके अब पीछे की तरफ चल देती है, जहाँ पर उनके और साथी खड़े थे ट्रक के पास में, वहाँ पहुँच जाती है। उस वक़्त जैसे मुझे कोई छूता है, और जैसे ही छूने का एहसास मुझे होता है, मेरे शरीर में हरकत होने लगती है। मैं चीखने लगता हूँ, मैं डर जाता हूँ, बचाओ बचाओ का आवाज़ लगाता हूँ। और तब मैं देखता हूँ कि मेरे पास में एक औरत खड़ी हुई है, नया कपड़ा पहने हुए, चमकता हुआ कपड़ा, शरीर से खुशबू भी आ रही है, और वो देखने में जवान भी है। और वो कहती, तुम डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, देखा ना मैं उनको भगा दिया हूँ, अब तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। ये ऐसे ही हैं, अकेले इंसान को देख लेते हैं ना तो ये झुंड में आ जाते हैं। अगर मैं इस जगह से नहीं गुजरती ना तो शायद तुम अब तक तुम मर चुके होते। ये तुम्हारे चिथड़े चिथड़े कर देते, तुम्हारे खून को पी जाते, तुम्हारे मांस को खा जाते। वो औरत मुझे ऐसे ही बयान कर रही थी। उसकी बात सुन करके मैं और डर चुका था, मैं रो रहा था। और तब मुझे वो कहने लगी, अरे तुम डरो मत, मैं पहुंच गई ना, मैं तुम्हारा बचाव करूंगी, मैं इनको भगाने का ताकत जानती हूँ। अब फिर वो कड़कती हुई आवाज़ में उनको डांटने लगी, डपटने लगी, तुम लोग भागो यहाँ से। जैसे वो सब आदेश को मानने के लिए बाध्य हो गए थे। उस औरत की आवाज़ को सुनकर के वो डर गए थे। अब फिर कोई इधर गया, कोई उधर गया, देखते ही देखते हमारे ट्रक के आसपास में जितनी आत्माएं, प्रेतात्माएं खड़ी थी, सब गायब हो चुकी थी, अंधेरे में जा चुकी थी। ट्रक बिल्कुल मुझे साफ दिख रहा था, वो आत्माएं बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। अब मेरी ज़्यादा दूरी नहीं थी, मैं अब मान के चलिए कि बस बाथरूम करने के लिए सड़क के दूसरे किनारे में पहुंच गया था। अब मुझे उस जगह पर ट्रक रोकना बहुत भारी पड़ चुका था। मैं हिला हुआ था, डरा हुआ था, बदन सूखे पत्थर की तरह कांप रहा था, सही ढंग से मैं बोल भी नहीं पा रहा था। तब औरत मुझे कहती है, तुम डरो मत, डरो मत, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी, कहाँ जा रहे हो तुम? तब मैं डरते डरते बताता हूँ कि मैं उस गोदाम पर जा रहा हूँ। तब कहती है कि मुझे भी उस तरफ जाना है, क्या मैं तुम्हारे ट्रक में चल सकती हूँ? मैं कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे उसी औरत ने तो मेरी जान बचाई थी, मैं उसको कैसे मना कर सकता था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी कड़कती हुई आवाज़ सुन करके प्रेतात्माएं भाग गई थी। जरूर से मैं कोई शक्ति थी, कोई पावर था, तभी तो ऐसा कर पाई। मैं उस औरत को बिठाता हूँ अपने ट्रक में, अब फिर ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं खिड़की से झांकता रहता हूँ कि वो आत्माएं हमारे ट्रक का पीछा तो नहीं कर रही है। शायद उस औरत को पता चल चुका था। तब कहती है, अरे ड्राइवर साहब, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके ट्रक में हूँ ना, तो वो आत्माएं तुम्हें कुछ भी, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तुम निश्चित रहो। लेकिन सफ़र लंबा है, क्या मैं सो सकती हूँ? मुझे नींद आ रही है। तब मैं कहने लगा कि हाँ जी, बिल्कुल सो सकती हैं। तब कहती, ड्राइवर साहब, कहीं रास्ते में कोई ढाबा हुआ मिले ना, मुझे भूख भी लगी है, वहाँ पर रुक देना, मैं खाना चाहती हूँ, मुझे भूख भी लगी हुई है। तब मैं कहता हूँ कि ज़रूर ज़रूर मैं ऐसा काम करूँगा, कोई ढाबा नज़र आएगा तो मैं खुद ट्रक को रोक दूँगा, आपको जगाऊँगा, आपके लिए मैं भोजन लेके आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं उससे कई सवाल पूछना चाहता था कि आखिर ये है कौन, ऐसे प्रेतात्माएं सब कैसे डर गई थी, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया था। मुझे लगा कि नहीं, ये वक्त नहीं है, चलो अभी तो हमारे साथ में है, हम तो सुबह तक पहुंचेंगे उस जगह पर, तब तक तो मेरे साथ में है, हम आगे किसी ढाबा पर रुकेंगे, और जब मैं उसको जगाऊंगा तो इससे सवाल जरूर पूछूंगा। मैं ट्रक चलाने लगता हूँ। मेरी आंखें जो थी ना, रोड पर जमी हुई थी, और वो रोड शायद हॉन्टेड था या न जाने क्या था। मुझे कई ऐसे प्रेतात्माएं उस रोड के बाएं दाएं जरूर खड़ी नजर आई थी। मैं उनको देख करके एकदम परेशान हो गया था, ट्रक की स्पीड बढ़ा देता था, लेकिन वो प्रेतात्माएं हमारी पीछा नहीं करती हैं। जैसे जहाँ खड़ी थी वो मुझे घूरती हुई, मैं उनके आगे से निकल जाता हूँ। मुझे शक्ति का एहसास होने लगता है कि इस औरत में जरूर कोई पावर है, कोई शक्ति है, तभी तो कोई हमें रोक नहीं पा रहा है। ये जरूर हॉन्टेड रोड है जिसमें मैं गुजर रहा हूँ। मुझे इस रोड पर आना नहीं चाहिए था रात के टाइम में, तभी तो कोई मुझे इस पर कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। जो जानकार है शायद उनको मालूम होगा, तभी तो नहीं आ रहे। मैं तो दूर का रहने वाला हूँ और मैं गलती से इस रोड पर आ चुका हूँ, वो भी रात के टाइम में।
आगे चल कर के मुझे एक ढाबा नज़र आता है, रोशनी नज़र आती है। तब मैं उस ढाबे के पास में रोकता हूँ। उस औरत को मैं जगाता हूँ कि मैडम जी उठ जाइए, ढाबा आ चुका है। आप कह रही थी ना कि आप भूखी हैं, तो क्या मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करूँ? तब वो नींद से जाग जाती है और उस ढाबा की तरफ देखती है। कहती है हाँ ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा करो कुछ खाने को ले आओ, आप भी खा लेना, आप भी भूखे होगे। तब मैं कहने लगा कि नहीं मैडम जी मुझे भूख नहीं है, मेरा भूख तो मर चुकी थी। तब वो कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये काम करो आप भी कुछ खा लेना, आप मेरे लिए यहीं पर पैक करा के लेते आना। मैं उस ढाबा पर मैं जाना नहीं चाहती, लड़की जात हूँ ना, औरत जाता हूँ और ना जाने क्या वो लोग सोचेंगे। आप मेरे लिए कुछ बेहतर चीज़ बनवा कर ले आना। मैं पूछने लगता हूँ कि आपको पसंद क्या है। तब कहती है कि देखो खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, शायद लग रहा है यहाँ पर मटन चिकन बन रहा है, मेरा मन अब ऐसे ही खाने कर रहा है, आप यही चीज़ लेके आओ, पैक करा कर लेते आना। मैं समझ गया था कि भाई हमारे ट्रक के अंदर में ऐसी शक्ति बैठी हुई है जिससे भूत प्रेत भी डरते हैं, तो इतना तो मैं काम ही कर सकता हूँ। ये मुझे औरत ऐसी में मुझे महसूस तक नहीं हुई, देखने में एकदम आम औरत की तरह लग रही थी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था, भूत प्रेत का उसमें कोई निशान मुझे दिखाई नहीं दिया था। अब मुझे लगा कि या अब मैं जैसा मैं हूँ ऐसा ये है, अपने मंजिल की तरफ जारी होगी, मुझे क्या करना है। अब मैं जब जाता हूँ ढाबा में तो बाकी में पूछता हूँ कि भैया नॉनवेज बनाती हो क्या? तब कहता है कि हाँ हाँ हमारे पास में दोनों चीज़ मौजूद है, मटन भी है, चिकन है, अंडा भी है, जो चाहिए आपको हम दे सकते हैं, गर्मा गर्म है। तब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए तो एक कप चाय चाहिए और ये नॉन वेज का एक पैकेट बना दीजिए, मैं ट्रक में लेके जाऊँगा। कोई है जो ट्रक में बैठी हुई है, वो जो ढाबा के मालिक है ना, अब अपने काम में व्यस्त था, ऑर्डर ले लेता है और मुझे चाय मिल जाती है, चाय का चुस्की पीते हुए तब तक ऑर्डर पैक हो जाता है। मैं पैसा चुकाता हूँ और उसके बाद मैं अपने ट्रक के केबिन में आ जाता हूँ, औरत को पैकेट पकड़ा देता हूँ। तब औरत कहती है कि आप चल पड़ो, लंबा सफ़र है, हम रास्ते में खाते हुए चलेंगे, कोई परहेज तो नहीं है ना? तब मैं कहता हूँ नहीं जी कोई परहेज नहीं है, आप खा सकती हैं आराम से, हमें कोई परेशानी नहीं है। तब औरत खोलती है पैकेट को, खुशबू सूंघ करके बहुत मस्त हो जाती है, कहती है मेरा मन माफिक है, ऐसे में खाना पसंद करती हूँ, और देखते ही देखते भोजन पर टूट पड़ती है। मैं तो ट्रक चला रहा था, कभी कभी उसकी तरफ मुड़ कर देख लेता था, उसके चेहरे पर मैं संतुष्टि का भाव देखता हूँ, शायद जो वो भोजन में लेके आया था उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मेरे मन में चलो अच्छा हुआ कि चलो इसको भोजन पसंद तो कम से कम आ गया, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये तो मेरे लिए जो किया है मैं इसका उपकार कैसे भूल सकता हूँ। ये तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा भोजन ही लाया और कोई विशेष मैंने इसके लिए कोई काम नहीं किया। मन में एक श्रद्धा सी जाग गई थी, ये औरत जरूर इसमें ताकत है, ये शक्तिमान है एक तरह से मेरे लिए, तभी तो ऐसा मेरे साथ में अब उपकार किया था। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी, मैं डरा हुआ था, मैं रोड पर नज़रें तो लगाए हुए था, लेकिन कभी कभी मैं मुड़ करके उस औरत की तरफ देख लेता था। वो भोजन कर चुकी थी, मैं पानी का बोतल पकड़ाता हूँ, पानी की बोतल पकड़ लेती है, इसके बाद मेरी निगाहें रोड पर जमी रहती है। मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं पूछूं कि आप में इतनी शक्ति कहाँ से, क्या आप तांत्रिक हैं, कोई जादूगरनी है, ना जाने क्या है। मैं पूछना चाहता था, अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं उससे पूछूंगा, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तब मैं पूछता हूँ कि मैडम जी मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, डरते डरते। तब वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या बात है। तब मैं कहता हूँ कि मैडम जी वो जो भूत प्रेत मुझे घेरे हुए थे, आपने उनको चुटकियों में भगा दिया था, डरा करके वो आपसे डर चुके थे, तो क्या आप तंत्र मंत्र के जानकार हैं या कोई जादू टोना जानती हैं आप? वो औरत खिलखिला करके हंसने लगती है, कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती
तो मैं भी ऐसे ही तुमसे सवाल पूछती। अरे भाई, छोटा मोटा तंत्र मंत्र मुझे आता है। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो तंत्र मंत्र करते रहते हैं। मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी। तो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें तंत्र मंत्र जानती हूँ, बस इतनी सी बात है। मुझे उस टाइम लगा कि हाँ, तुम्हारी मदद करना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हारा मदद भी किया और मैं एक ऐसे साधन के तलाश में थी जिसे मैं यात्रा भी कर सकूं, और तुम मेरे लिए सही वक्त पर सही टाइम पर आ चुके थे। तो मैं उस जगह पर मौजूद थी और मैं देख रही थी कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा था। और तब मैं उनको डांट करके डपट करके उस जगह से भगाया, नहीं तो तुम्हारे हिस्से के चिथड़े चिथड़े कर देते। वो ऐसे ही खतरनाक किस्म के भूत पिचास थे। मैं उसकी बात सुन करके दहल सा गया था। मुझे लगा कि ये सही कह रही है, जरूर इसके माता पिता तांत्रिक होंगे और तभी तो इस लड़की में ये गुण आया हुआ है। ये मेरे साथ में पहला किस्सा था। मैं जब किसी भूत प्रेत को इतना नज़दीक से देखा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और आखिरकार हम अपने सफ़र पर चलने लगते हैं। मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-2.5 घंटा तो हमें हो चुका है सफ़र करते करते। लेकिन अब ही लग रहा है कि सफ़र बहुत दूर से नज़र आ रहा है, अभी बहुत दूर हमें जाना है। ऐसा कुछ उबासियाँ मैं लेने लगता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर नींद छाने लगी हो, मुझे नींद आ रही हो। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। एक बार तो बहुत तेज़ी से नींद का झटका लगता है और तब मैं धड़धड़ा करके ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं टकरा ना जाऊँ। ब्रेक लगाता हूँ, औरत जो है ना उछल जाती है ब्रेक लगाते ही और कहती है, ड्राइवर साहब ये क्या कर रहे हो, तुम नींद में हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, मैं कोई अच्छी जगह देखती हूँ जहाँ पर तुम आराम कर सको। चलो अब थोड़ी देर आगे चलते हैं, कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर थोड़ी देर के लिए तुम आराम कर सकते हो। उसकी बात मुझे उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी। आंखें एकदम भारी भारी हुआ पड़ा था। मन तो कर रहा था कि बस यहाँ पर सो जाऊँ, इस जगह से आगे ना जाऊँ। लेकिन वो जगह कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल एकदम खालीपन था, सुन्नापन था वहाँ पर। दूर दूर तक जंगली झाड़ियाँ के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था, ना दिखाई दे रहा था। तब मैं उसके जैसे आदेश का पालन करता हूँ, ट्रक आगे बढ़ाने लगता हूँ और वो मुझसे बात करती रहती है, कुछ देर और आगे चलो, मैं जानती हूँ तुम नींद में हो, तुम्हें नींद आ रही है। देखो, नींद में ट्रक चलाना नहीं चाहिए। चलो मैं देखती हूँ, शायद वो जगह आने वाली है, बस थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। जैसे उसको पता था कि आगे कौन सा जगह आने वाली है, आगे क्या होने वाला है, वो सिर्फ वही जानती थी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। और आखिरकार जब हम देखते हैं तो रोशनी नज़र आ रही थी। मुझे एक ढाबा सा नज़र आता है। तब कहती कि उस ढाबा पर हम रुकेंगे, वहाँ कुछ देर आराम कर लेना, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी। उसकी सलाह मुझे जच जाती है। अब फिर हम ढाबा पर पहुँच जाते हैं। ढाबा तो खुला हुआ था, लेकिन एक भी वहाँ पर मुझे कोई व्यक्ति खाना खाते, चाय पीते कोई भी दिखाई नहीं देता है। ना तो वहाँ कोई ट्रक, ना ऐसा कोई साधन खड़ी हुई नज़र आ रही थी। ढाबा पर एक बूढ़ा आदमी मुझे नज़र आ रहा था, जो अपने आंखें कभी खोलता था और कभी जैसे नींद में हो जाता था। मतलब उसको भी नींद आ रही थी। जब हम ट्रक से उतरते हैं, वो औरत कहती है कि देखो यहाँ पर आराम करने के लिए अच्छी जगह भी है। और मैं तो कहती हूँ कि तुम आराम से 1-2 घंटा चैन की नींद ले लो, ताकि आगे का सफ़र हमारा आराम से कटे, कोई घटना ना हो। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कायदे की बात कर रही थी। मैं देखता हूँ वहाँ पर तख्त भी है, चारपाई भी है। तब मैं एक चारपाई पर अपने आप को सुला लेता हूँ। जैसे चारपाई पर गिरता हूँ, मेरी आंखें बंद होती जाती है और वो औरत उस बूढ़े इंसान के पास पहुँच जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। ना जाने कौन क्या बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम मेरी आंखें बोझिल थी, अब बस मैं नींद में चला गया था। जब मुझे कुछ दिक्कत परेशानी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि शरीर पर दबाव बढ़ा हुआ है, वजन रखा हुआ मेरे शरीर के ऊपर में, तब मैं आंखें खोल देता हूँ। और जैसे आंखें खोलता हूँ तो अपने आप को अंधेरे में पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं तो एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर अंधेरे के अलावा
कुछ भी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। मुझे ज्ञात था कि मैं एक ढाबे पर आकर रुका हुआ था। अब मैं चारपाई पर लेट गया था और वो औरत ढाबे के मालिक के पास में चली गई थी और उससे कुछ बातचीत कर रही थी। मुझे इतना तो याद था, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं इस जगह पर कैसे पहुंचा और ये मेरे शरीर पर वजन किस चीज़ का है? मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी सांसें क्यों घूट रही है? सीने में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हो रहा मेरे साथ में? आज जब मैं अपने शरीर पर वजन महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे शरीर पर जैसे कोई सोया हुआ है। भारी वजन वाला कोई व्यक्ति मुझे महसूस होता है। मैं धकेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं धकेल नहीं पाता हूँ। हाँ, तभी एक वही खनकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है, शांत रहो, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा ही करो, नहीं तो तुम जानती हो ना, भूत प्रेत तुमसे दूर नहीं है, बिल्कुल पास में मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो तुम समझ गए होगे। हाँ, इसके बाद मैं खौफ में भर जाता हूँ। अरे, ये तो यही औरत थी जिसने मेरी जान बचाई थी। अब ये मेरे साथ में क्या करने वाली है? अब मैं इस अंधेरी जगह पर क्यों हूँ? कौन सी जगह है? हाँ, तभी फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ज़्यादा उछलो कूदो मत, शांत रहना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। उनसे तो तुम बच गए, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? और इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा तो पहले ही था। ऐसा हुआ कि फिर दोबारा से अंधेरा छाने लगता है। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, दर्द की आभास हो रहा था। अब फिर मैं बेहोशी की दुनिया में चला जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है ना, तब मैं एक टूटी फूटी तख्त पर मैं सोया मिलता हूँ। मेरा ट्रक बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ था। जब मैं आंख खोलता हूँ ना, तो देखता हूँ कि सुबह हो चुकी है। आज जिस जगह पर हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि कोई चाय वाय की पुरानी सी ऐसी कोई दुकान है, टेम्पररी सी दुकान है, जहाँ पर एक पुराना तख्त है और उसी पर मैं लेटा हुआ हूँ। मैं सब कुछ याद कर लेता हूँ। अरे, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो ढाबे में रुका हुआ था और इसके बाद चारपाई पर मैं लेट गया था। अब फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ। अब फिर वो औरत की आवाज़ सुनाई देती है, जो मुझे अब डांट रही थी, डपट रही थी, मेरे साथ में न जाने क्या करने की कोशिश कर रही थी। मेरे सीने पर दबाव था, मेरे शरीर का अस्थि पंजर जैसे हिल रहा था। सब कुछ मेरे सामने में नजर आने लगता है। मैं खौफ में भर जाता हूँ। मैं उस दुकान की तरफ देखता हूँ। मुझे लगता है कि दुकान महीनों से खुली नहीं है। ऐसी टेम्पररी सी चाय की ऐसी कोई दुकान होगी जिसका ना तो कोई मालिक का आता पता था, ना वो दुकान ऐसा खुला हुआ था जो वो मुझे संकेत नहीं मिलता है। मैं उस रोड पर देखता हूँ, अभी भी आवागमन बिल्कुल नहीं चल रहा था। मैं इतना भयभीत हो जाता हूँ, उस औरत को देखने की कोशिश करता हूँ, ये औरत है कहाँ पर, लेकिन औरत मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आती है। आखिरकार मैं भागते हुए ट्रक में आता हूँ और ट्रक में चारों तरफ देखता हूँ कि कहीं औरत उसमें बैठी तो नहीं है, लेकिन वो औरत मुझे ट्रक में नहीं दिखाई देती है। मैं उस जगह से ट्रक स्टार्ट करके भागना शुरू कर देता हूँ। और जब कुछ आगे चलता हूँ ना, तब लोग आते जाते उस रोड पर दिखाई देने लगते हैं, साधन चलने लगता है। तब मेरी जान में जान आता है। मैं उस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि उस रात मेरे साथ में हुआ क्या था। एक एक कड़ियाँ जोड़ने लगता हूँ। आज जब मैं सोचता हूँ कि तब समझ में पाता हूँ तो मैं और कांप जाता हूँ। मुझे तो लगा कि मैं भूत प्रेत से उस औरत ने मुझे जान बचाया था। अब मुझे लगने लगा कि नहीं, सब ये मिली भगत थी। वो औरत भी एक प्रेतात्मा थी और जो मुझे बहला फुसला करके साबित करना चाहती थी कि वो कोई प्रेतात्मा नहीं है। वो मेरा करीबी पाना चाहती थी, नज़दीकिया पाना चाहती थी और उसने मेरे साथ में एक ड्रामा सा खेला था ताकि मैं यकीन कर जाऊं कि वो इंसान है, कोई प्रेतात्मा नहीं है। अब मैं उसका भेद जान चुका था, अब बहुत डरा हुआ था। खैर, मेरा माल पहचाना जरूरी था। अब मैं अपने गोदाम के करीब में था। आखिरकार गोदाम में जाता हूँ और माल खाली करता हूँ। इसके बाद
मैं उस जगह पर बिल्कुल नहीं रुकता हूँ। हालांकि वहाँ से जो मेरा सफ़र था बहुत लंबा होता है, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल मैं रुकना नहीं चाहता था। उस एरिया से निकल करके मैं दूसरे एरिया पर आता हूँ, ट्रांसपोर्ट में जा कर के रुक जाता हूँ। वहाँ पर बोलता हूँ कि भाई मेरे को छत्तीसगढ़ का माल चाहिए। तब वो ट्रांसपोर्ट वाला कहता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा, रुक जाओ, माल जल्दी मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जल्दी भेज दूंगा, पहला नंबर तुम्हें दूंगा। इसके बाद मैं उस जगह पर रुक जाता हूँ और लेकिन माल मिलता नहीं है। मैं ट्रांसपोर्ट वाले से गुहार करता हूँ तब कहता है भाई अब मेरे हाथ में तो है नहीं ना, माल तो मिलना चाहिए ना, मैं तुम्हारे माल के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखो आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल तक उम्मीद ज़रूर है। कल मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल शाम तक मैं तुम्हें इस जगह से रवाना कर दूंगा। इसके बाद मैं अब क्या कर सकता था, लंबा सफ़र खाली तो तय नहीं कर सकता था। डीजल का खर्चा, ऊपर से ट्रक का भी खर्चा, वो सब लेकर के बहुत महंगा पड़ता। मैं अब वहाँ पर रुक जाता हूँ। लेकिन उस एरिया से मैं निकल आया था जिस एरिया में मेरे साथ में ये घटना घटी थी। शाम होता है ना तो मैं बहुत डर जाता हूँ। ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ में ऐसा दोबारा घटना ना हो। लेकिन मैं थोड़ा हिम्मती इंसान था। मेरे जो भाई थे ना मुझे बहुत हिम्मत देते थे। वो समझाते थे कि देखो डरने से कुछ नहीं होता है, हमें सामना करना पड़ता है दुख तकलीफों का, हम उनसे भाग नहीं सकते थे। उनका दिया हुआ हिम्मत मुझे काम में आ रहा था। आखिरकार मैं उस रात भी उसी ट्रांसपोर्ट के पास में रुक जाता हूँ। जब रात होती है ना तो मुझे डर लगने लगता है कि ज़रूर कहीं वो प्रेतात्मा होगी तो मुझे फिर संपर्क करने की कोशिश करेगी। मैं बहुत खौफ में था। रात 10 बज जाता है तब मैं डरा हुआ होता हूँ, अपने ट्रक के केबिन में ही सोता हूँ। ज़रा सा भी अगल बगल में आट होता है ना तो मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। बिल्कुल मैं सही जगह पर था, वहाँ रोशनी भी थी और आसपास में दुकानें भी थी, लेकिन उस टाइम में दुकानें बंद थी। मैं बस उस जगह पर अकेला ही था। कभी कभी तो इतना डर लगने लगता था कि जैसे वो मेरे पास में आ जाएगी, लेकिन ऐसा उस रात में नहीं होता है। मैं बिल्कुल रात सुरक्षित गुजार देता हूँ। आखिरकार अगले शाम को मुझे माल मिलता है, मुझे अपने एरिया का। अब फिर ट्रक लेकर के अपने एरिया में निकल आता हूँ। लेकिन रास्ते में भी मैं जब रुकता हूँ वहाँ मुझे थोड़ा डर लगता है कि ऐसी जगह पर वो प्रेतात्मा मुझे मिली थी, लेकिन वो प्रेतात्मा मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ती। इसके बाद मेरा जो मन का डर था ना वो निकलता गया था। जब मैं अपने इलाके में पहुँच जाता हूँ और अपने घर पर पहुँचता हूँ तब मुझे बड़ा खुशी का एहसास होता है कि चलो मैं सब कुछ जो मुझे भुगतना था भुगत करके अब मैं सही सलामत अपने घर तक वापस आ गया हूँ। अब मैं इतना जल्दी जाऊँगा नहीं, जब भैया की शादी हो जाएगी इसके बाद मैं अगला सफ़र करूँगा, अभी नहीं, अकेले अब मेरा हिम्मत नहीं है। भैया भी कहते हैं कि अब तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब शादी तक कहीं हिलना डुलना नहीं है, घर का काम संभालना है। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। भैया की शादी भी हो जाती है, दुल्हन भी आ जाती है और लगभग 15 दिन बीत जाता है। वो चांदनी रात थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। गर्मी का टाइम था और भैया तो नीचे सोए हुए थे भाभी के साथ में और मैं छत पर लेटा हुआ था। चांदनी की रात थी। मैं भी सोच रहा था कि काश मेरी भी शादी हो जाती तो मैं अपने पत्नी के साथ कम से कम मैं नीचे तो सोता, मुझे छत पर आके सोना पड़ता है। मैं यही सब मन में सवाल कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था। नींद नहीं आ रही थी। बाकी परिवार जो हमारा फैमिली था वो सब नीचे सोए हुए थे। मैं अकेला ऐसा था कि जो अकेले ही छत पर सोया हुआ था। आधी रात हो जाती है तब जाकर के मुझे नींद आती है। हाँ, नींद आने के बाद मुझे होश नहीं रहता था कि मैं हूँ कहाँ पर। जब मुझे कुछ सुगंध महसूस होती है, जैसे मेरे आसपास में कोई है, मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है, तब मेरी आंखें खुल जाती है। जो देखता हूँ आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये तो वही प्रेतात्मा थी, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए, सब कुछ वही था, वही आंखें, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। जैसे उसको देखता हूँ मैं भयभीत हो जाता हूँ, मेरी बोलती बंद हो जाती है।
ऐसा लगता है कि मैं फ्रीज हो चुका हूँ, मूर्ति बन चुका हूँ, पत्थर का मूर्ति। ना तो बोल सकता है, ना रो सकता है, ना भाग सकता है। ऐसी ही हालत मेरी हुई पड़ी थी। मैं अंदर से खौफ में था, लेकिन मुझे संभलने का मौका नहीं देती है। अब उसके पास में एक ऐसी चादर थी, और वो चादर मुझे जैसे ही उड़ाती है ना, ऐसे में लगता है कि मैं अंधेरी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। और वो मेरे बगल में है, वो मुझे छेड़ रही है, मुझे छू रही है, मुझसे खेलने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उस रात को वो मेरे साथ में बिताती है, मेरे छत पर ही। अब मुझे एहसास तक नहीं होता है वो चादर उड़ाने के बाद मैं कौन सी दुनिया में चला गया था। वो अंधेरी दुनिया थी, बिल्कुल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। आज पूर्णमासी की रात थी, आसमान में चांद छत पर दिखाई देते हुए मैं सोया हुआ था। लेकिन मैं उस अंधेरी दुनिया को कल्पना कर रहा था जब मैं सुबह जगता हूँ। जब जगता हूँ ना, तो मैं अपने ही बिस्तर पर था, उसी बिस्तर पर जिस पर मैं सोया हुआ था। मैं अपने बदन को निहारता हूँ तो मुझे आभास होता है कि हाँ, मेरे साथ में वो प्रेतात्मा ने कुछ जरूर गड़बड़ किया है। मैं खौफ में भर जाता हूँ। लेकिन अभी भैया का अभी रिश्तेदार अभी आए हुए थे, और उस टाइम ये बात घर में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं था। नई नई भाभी आई थी। मैं अंदर अंदर डरा हुआ था, किससे मैं बात करूं। ये भी समझता था कि रिश्तेदार हैं, अब ये सब सुनेंगे तो क्या ये लोग महसूस करेंगे। अब मैं शांत रह जाता हूँ, अंदर में डरा रहता हूँ। लेकिन मेरी जो माँ है ना, वो पहचान जाती है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब मुझे अकेले में लेके जाती है, तब कहती है, बेटा बात क्या है? क्या तेरे भैया से लड़ाई हुई है? कोई झगड़ा हुआ है? कोई बातचीत हुआ है? तब मैं कहता हूँ कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तब क्या बात है? तब मैं माँ को कहता हूँ कि माँ देख, अभी रिश्तेदार है, ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, किसी को बताना मत, नहीं तो देखो ये लोग ना जाने क्या क्या सोचेंगे। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि बात का बतंगड़ बने, ये बात अपने तक सीमित रखना है। अगर तुम्हें समझ में आता है तो मुझे क्या करना चाहिए तुम मुझे बताना, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। इसके बाद राजस्थान यात्रा का पूरी कहानी मैं बता देता हूँ। जैसे ही कहानी खत्म करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, मेरी माँ डर जाती है। कहती है, देख छोटी सी बात नहीं है, ये तो औरत यहाँ तक पहुँच गई है, आगे ना जाने क्या क्या होगा, हमें इस तरह शांत बैठना नहीं चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि माँ हम करेंगे तो क्या करेंगे, अभी तो घर में रिश्तेदार भरे पड़े हैं, अब उनके सामने में कोई ड्रामा करना अब अच्छा लगेगा? हम यहाँ पर कोई तांत्रिक को बुलाएंगे, कोई ओझा गोनी को बुलाएंगे, क्या अच्छा लगेगा? रिश्तेदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी तो सोचो। कुछ दिन हमें शांत रहना चाहिए। मैं माँ को उल्टा समझाता हूँ, लेकिन माँ कहती कि नहीं बेटा, इन चीज़ों में देर करना ठीक नहीं होता है, हम चुपचाप काम करेंगे, किसी को एहसास नहीं होने पाएगा। मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। तब मैं कहता हूँ, देखो अगर तुमने पिताजी को बात बोला ना, बात फैल जाएगी, उनके पेट में बात हजम नहीं होती है। तब कहती है, हजम होगा, मैं उनको हजम करने दूंगी, ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आखिरकार माँ पिताजी को बताती है। फिर पिताजी मेरे को अकेले में मिलते हैं, मुझसे सब सवाल पूछते हैं। अब मैं सच सच बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रात को वो प्रेतात्मा मेरी छत पर मुझे दिखाई दी थी। इसके बाद मुझे किसी अंधेरी दुनिया में लेके गई थी। पूरी कहानी मैं सब कुछ सुना देता हूँ। पिताजी भी हिल जाते हैं, डर जाते हैं। कहते हैं, तू शांत रहना, किसी को खबर भी नहीं लगनी चाहिए, मैं चुपचाप सारा काम करूँगा, बस तू मेरा साथ दे। मैं कहने लगा, पिताजी मैं तो शांत रहूँगा, लेकिन आपका कोई विश्वास नहीं है, आप रिश्तेदारों को ये बात बोलना मत, अभी तो मेरी शादी करना है। मैं इस चीज़ के लिए डरा हुआ था कि अगर रिश्तेदारों के कान में बात फैल जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा, कोई मुझे लड़की नहीं देगा, ना जाने कैसे कैसी बात करेंगे, इसलिए मैं खौफ में पड़ा हुआ था। पिता भी समझ रहे थे। कहने लगे, नहीं बेटा, ये बात किसी को बताने लायक नहीं है, मैं सब कुछ चुपचाप करूँगा, किसी के कानों कानों खबर नहीं पड़ेगा। फिर मेरे पिताजी निकल जाते हैं कोई तांत्रिक की तलाश में, मुझे ऐसा ही लगता है। दिन भर मैं पिताजी का इंतज़ार करने लगता हूँ। आखिरकार शाम के लौट के आते हैं। कहते हैं, बेटा मैंने पता कर लिया है, सब कुछ बातचीत हो गई है, कल हम लोग सुबह निकलेंगे,
तांत्रिक बाबा ने कल बुलाया है, लेकिन लंबा सफ़र है, हमें सुबह वक्त पर निकलना पड़ेगा। मैं सुन कर के थोड़ा मन शांत होता है कि चलो आज मेरे पिता अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को कानो कान रिश्तेदारों को खबर नहीं मिलता है और वो रात भी आराम से निकल जाती है। मैं छत पर फिर सोता नहीं हूँ, मैं माँ के वाले कमरे में। और उसके बाद वो प्रेतात्मा फिर मुझे उस रात में नज़र नहीं आती है। शायद माँ थी कमरे में, मैं अकेला नहीं था, मुझे तो यही लगा था। मैं डरा हुआ था, जरा भी आहट होती थी ना तो मेरी सांसें थम जाती थी। मैं देखने लगता था, माँ तो कब की सो चुकी थी। तब मैं माँ को आवाज़ देता था कि माँ उठो, माँ उठो। तब वो हड़बड़ा के उठती थी, डरी हुई हालत में। आई थी क्या वो, आई थी क्या? तब मैं कहता कि नहीं, अभी नहीं आई थी, लेकिन आप एकदम बेहोशी की नींद में सो रहे हो, कम से कम थोड़ा जागती तो रहो। माँ को समझाता हूँ। तब माँ को एहसास होता है कि बेटा तू सो जा, मैं जाग रही हूँ, मैं देख लूँगी सब कुछ जो भी होगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा नींद ले पाता हूँ और उसके बाद तो सुबह ही हो जाती है। पिताजी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हम मुझे भी तैयार अब करा देते हैं। अब फिर हम दोनों अब नए सफ़र पर निकल पड़ते हैं। हम एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, एक गांव था। गांव में वही तांत्रिक रहते थे जो झाड़ फूक का काम करते थे। पिताजी ने सारा खेल तो बता दिया था कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। तब वो कहते हैं कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, एक बार मैं तुम्हारे मुँह से फिर सुनना चाहता हूँ। अब फिर मैं उस कहानी को दोहराने लगता हूँ। आप बीच बीच में रोकते हैं, टोकते हैं, मुझसे फिर सवाल पूछते हैं कि बताओ देखने में वो औरत कैसी लग रही थी। मैं उसका हुलिया बयान करता था, बताता था कि बिल्कुल इंसान की तरह लगती थी। कहीं से भी मुझे प्रेतात्मा चुड़ैल जैसी नज़र नहीं आ रही थी। डरावनी तो कहीं से भी नहीं थी। हाँ, उसके शरीर से मैंने सुगंध महसूस किया था। तब वो आंखें बंद कर लेते थे। अब इस तरह काफ़ी बार मुझसे टोका टोकी किया, पूरा कहानी को दोबारा तिबारा समझने की कोशिश किया और उसमें बहुत सारा टाइम खर्च हुआ था। मुझे लगने लगा कि ये सवाल पूछते रहेंगे या फिर कुछ तंत्र मंत्र भी करेंगे। मैं तो ऐसा लगा कि बस कहानी का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसा काम करना चाहते थे कि कोई गलती ना हो। उस आत्मा को परखने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे कि कितना पावरफुल है और मेरे साथ में ऐसा क्यों आई है। तब कुछ देर के बाद आंखें बंद करते हैं और फिर जैसे ध्यान में लग गए हूँ। जब आंखें खोलते हैं ना, तब पानी पी करके कहने लगते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है। मैं अब तांत्रिक बाबा की तरफ देखने लगता हूँ। क्या मतलब जी, मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया? मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरा काम ही तो रोड पे चलना है, चाहे रात हो दिन हो। तो ऐसा मैंने कौन सा गलती कर दिया? तब कहते हैं कि तुम खुशबू का उपयोग करते हो ना। मेरे मन में हाँ ख्याल जरूर आ गया कि हाँ बाबा जी, मैं कभी कभी जब हम नहा नहीं पाते हैं कई दिनों तक, जब कपड़ों से बदबू आने लगती है, पसीने की बदबू आने लगती है, तब मैं खुशबू का इस्तेमाल जरूर करता हूँ। वो खुशबू का छिड़काव अपने कपड़े पर भी करता हूँ और अपने केबिन में करता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेशनेस महसूस हो सके। तब बाबा जी कहते हैं इसी का असर था। अब उस रात तुमने इसका उपयोग किया था? तब मैं कहा रात को नहीं, शाम को जरूर किया था, जब मुझे अपने कपड़ों से कुछ गंध आने लगी थी। तब मैं उसका स्प्रे किया था, अपने केबिन में भी स्प्रे किया था। तब कहने लगे कि हाँ यही तो गलती की मैं बात कर रहा था। जब तुम्हें मालूम था कि तुम रात का सफ़र कर रहे हो तो तुम्हें खुशबू वाली चीज़ का प्रयोग करना नहीं चाहिए था। खुशबू से आत्माएं प्रभावित होती हैं। वो न जाने क्या क्या बोल रहे थे जो मेरे दिमाग में उस टाइम बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। बातें दिमाग से बाहर निकल रही थी। तब वो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं उसको जितना जानने की कोशिश किया मैं जान चुका हूँ। वो प्रेतात्मा वो तुम्हें सिर्फ अंधेरी रात को मिली थी ना, और दूसरी बात जब उजाली रात है तब मिली है ना। हमें कहने लगे मैं अंधेरी रात उजाली रात का मतलब नहीं समझता। तब कहते हैं कि मैं समझता हूँ ना, वो प्रेतात्मा फिर तुमसे अंधेरी रात में मिलने वाली है। इससे पहले मुझे ये सारा काम खत्म करना पड़ेगा।
नहीं तो इस बार तुम बच नहीं पाओगे। वो प्रेतात्मा तुम्हें अपने साथ में लेके जाएगी। उसका यही इच्छा है। मैं कांप गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन तांत्रिक बाबा कहने लगे, मेरे पिताजी भी डर चुके थे, वो भी प्रार्थना करने लगा, मेरे पिताजी भी, कि बाबा जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे पिताजी बहुत डरे हुए थे और उनकी बात सुनकर के मैं भी डर चुका था। हम दोनों बाप बेटे डरे हुए थे। तांत्रिक बाबा कहना था कि अभी हमारे पास में वक्त है, आप लोग डरो मत। अभी जो उजली रात आएगी यानी पूर्णमासी की रात, उसमें वक्त है और उससे पहले वो आत्मा आपके बेटे के पास में नहीं आएगी। मैं उसको जान चुका हूँ, कौन है मैं अच्छी भांति समझ चुका हूँ। आप लोग घबराइए मत। मैं मानता हूँ शक्तिशाली है, लेकिन हमारे पास भी तंत्र मंत्र बहुत शक्तिशाली है। हम आपका बच्चे का बचाव करेंगे। हाँ, देख लेना वो दोबारा आपका बच्चे के पास बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी कहने लगे कि अब कितना वक्त चाहिए। तब बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा शांत रहो, धैर्य से काम करो। ये जो काम होगा ना, रात के शमशान में होगा, जब आधी रात हो जाएगी। ये पूजा तो हम वैसे पूर्णमासी को करने वाले या फिर अमावस की रात को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूजा जितना जल्द कर लें उतना ही तुम्हारे बेटे के लिए फ़ायदा है। हम पूर्णमासी तक इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अगर पूर्णमासी आ जाएगी फिर तुम्हारे बच्चे को मैं बचा नहीं पाऊंगा। जब ये बाबा बात कहते हैं, तंत्री बाबा, तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ जाता है। हाँ, मैं तो खौफ में भर जाता हूँ कि कहीं मेरे साथ में ऐसा अनर्थ ना हो जाए। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि आज रात तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ये सब होगा शमशान में, तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हारा बेटा जाएगा, मैं उसको लेके जाऊंगा और उसी के सामने सब कुछ तंत्र मंत्र होगा। फिर मैं तो खौफ में भर चुका था कि रात के टाइम में, वो भी शमशान में। मैं डरा हुआ था। मैं मना करने लगा कि नहीं बाबा जी, मैं बिना अपने पिता का कहीं नहीं जाऊंगा, मैं डरा हुआ हूँ। तब तांत्रिक बाबा समझाने लगे कि देखो, ये जो कुछ काम होते हैं ना, उसमें अब गार्जियन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रेतात्मा तुम्हें चुना है, तुम्हें पसंद किया है, तो तुम्हें तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पिता के पास में नहीं आएगी। मैं उसको बुलाऊंगा उस वक्त में और उसको आना पड़ेगा, और बाकी तुम मेरे ऊपर में छोड़ दो, सब कुछ मैं सही कर दूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो, डरने से और काम खराब होगा। फिर मुझे भांति भांति की बातें समझाने लगे थे। अब मैं उन बातों को समझने की कोशिश करता था, लेकिन उस टाइम दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। आखिरकार मेरे पिताजी मान चुके थे। अब मुझे भी मानना पड़ा जब मेरे पिताजी समझाते हैं कि बेटा तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे भले के लिए तांत्रिक बाबा रात को शमशान में जाएंगे। उनको क्या जोर पड़ी है कि रात को शमशान में पूजा करने जाए। हमारी मजबूरी है, हमारे लिए करेंगे बेटा, तुम उनका साथ देना, डरना मत। वो जो कह रहे हैं ना कि सब कुछ सही कर देंगे, तो विश्वास रखना पड़ता है। आखिरकार मैं हार मान लेता हूँ। कहता हूँ कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं होगा? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अगर तुम मेरा साथ दोगे ना, तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, इतना मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके बाद दिन में तैयारियां बाबा जी करने लगे। कुछ पैसा मेरे पिताजी से लेते हैं कुछ सामान मंगाने के लिए, और वो सामान मेरे पिताजी भी लेके आते हैं, और कुछ सामान खुद जा कर के लाते हैं, जो ज़रूरी सामान होता है। रात हो चुकी थी, 11 बजे। मैं डरा हुआ था। जब मैं शमशान की तरफ चल रहा था, आगे आगे तांत्रिक बाबा और पीछे पीछे मैं। बड़ा सा थैला मैं उठाए हुए था, उसमें पूजा पाठ का सामान भरा हुआ था। आखिरकार शमशान में हम आ जाते हैं। वहाँ पर कोई चिता नहीं चल रही थी, हर तरफ शांति का माहौल था, जिधर देखो शांति नजर आ रहा था। मैं इतना खौफ में था। मैं शमशान में तो रात में, मैं दिन में भी आने से डरता था, और मैं रात को पहुंचा हुआ था। अगर मैं अकेले होता तो कभी भी नहीं आता, लेकिन मेरे साथ में तांत्रिक बाबा थे ना, इसलिए मैं थोड़ा हौसला बढ़ा हुआ था। शमशान में हम दोनों पहुंच चुके थे। मैं बेहद डरा हुआ था, खौफ में था, लेकिन बाबा जी मुझे बार बार कह रहे थे, देखो बिल्कुल डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। मैं जैसा कहता हूँ
वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। आखिरकार वो एक जगह का चुनाव करते हैं। आप मेरे को बोलते हैं कि थैला कंधे से उतारो। मैं थैला कंधे से उतार देता हूँ। आप फिर उसमें से सारा सामान बाहर निकाल देते हैं। रोशनी जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। आप फिर एक घेरा बनाते हैं। आप कहते हैं कि ये तुम्हारा सुरक्षा घेरा है, इसमें तुम्हें अब आकर के बैठ जाना चाहिए। मुझे बैठने के लिए बोल देते हैं। अब मैं उस सुरक्षा घेरे में आ जाता हूँ। और तब कहते हैं कि देखो, चाहे तुम्हें कोई कितना भी बुलाए, कितना भी रोए, कितना भी तड़पे और तुम्हें बुलाने की कोशिश करे, इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। अब मैं तो कहूँगा कि तुम अपनी आंखें बंद करके रखना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपनी आंखें खोलना भी मत, क्योंकि तुम देखोगे और तुम सम्मोहित हो जाओगे, फिर इस घेरा से भागने की कोशिश करोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद रखना। अब बाकी मेरा काम है। जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें खुद ताकीद कर दूंगा, बोल दूंगा कि तुम उठ कर खड़े हो जाओ। मेरी आवाज़ को सुनना, किसी और आवाज़ पर विश्वास मत करना। तुम्हारे कान के पास में कोई आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कोई रोएगा, चिल्लाएगा और ऐसी ऐसी आवाज़ आएगी, तुम समझोगे कि हमारे कहीं माँ है, कहीं मेरे पिता है, कहीं भाई है, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ेगा। लेकिन तुम उन आवाज़ों पर बिल्कुल यकीन मत करना, विश्वास मत करना। यहाँ पर ऐसे ही होता है, छल कपट होता है, धोखा दिया जाता है। जो भूत प्रेत हैं ना जाने कैसे कैसे रूप धारण कर लेते हैं। लगेगा कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहनोई है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारी माँ है। ना जाने कैसे कैसे रूप वो धर लेते हैं। वही आवाज़ तुम्हें सुनाई भी पड़ेगा। तुम आवाज़ पर यकीन करना ही नहीं है, ना तुम्हारी आंखें को खोलना है। मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था। क्या मैं ये सुरक्षा घेरे के अंदर रह पाऊंगा? मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। तब कहते हैं कि देखो, अब मैं आगे का कार्रवाई शुरू कर रहा हूँ, तुम अपने आंखें बंद कर दो। अब मैं ऐसा ही करता हूँ। मेरे ऊपर में जल का छिड़काव होता है, ना जाने क्या क्या फूल पत्री जैसे मेरे ऊपर में डाला जाता है, चावल, पता नहीं क्या क्या। मैं थोड़ा बहुत महसूस कर रहा था। और उस टाइम 10 मिनट तक तो कोई भी ऐसी संकेत, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया था। और उसके बाद वो शमशान जो सोया हुआ था अचानक जैसे जाग गया हो। अजीबो गरीब आवाज़ आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि आसपास में बहुत सारे लोग चल रहे हों, कोई हंस रहा हो, कोई बोल रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो। तभी मेरे कान में मेरे भाई की आवाज़ सुनाई पड़ी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो घर पे होना चाहिए। तू मेरे साथ में चल, तू मेरे साथ में चल। मुझे लगा कि मेरे भाई यहाँ तक आ गया, इसको जानकारी मिल चुकी है क्या? आज जैसे मैं आप एकदम उस जगह से उठने के तैयार हो जाता हूँ, अगले पल मेरे ऊपर में कुछ आकर गिरता है, जैसे चावल का दाना। फिर आवाज़ बंद हो जाती है। तभी मुझे लगता है कि तांत्रिक बाबा ने बोला था कि तुम्हें कुछ ऐसी आवाज़ महसूस होगा, ऐसे लोग तुम आंखें खोलोगे तो तुम्हें दिखाई भी देगा, जैसे तुम्हारे परिवार के सदस्य हो। वो चाहेगा कि तुम सुरक्षा घेरा तोड़ दो, सुरक्षा घेरा से निकल जाओ। ये लोग कामना करते हैं, ऐसे करते हैं, लोगों को दिमाग को उलझन में डाल देते हैं। लोग पहचान नहीं पाते हैं कि असल क्या है, नकल क्या है। और ऐसे ही शोर शराबा वहाँ पर चलता रहा। बहुत सारे अजीब अजीब गरीब आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। और इसके बीच में मेरे रिश्तेदारों का आवाज़ भी जैसे महसूस हो रहा था, जैसे मेरी माँ रो रही हो, मेरा नाम लेके पुकार रही हो, बेटा बेटा तू आ जा, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी, बेटा बेटा तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। मुझे लगा कि सचमुच मेरी माँ यहाँ तक पहुँच गई है। क्या चाहती है? मैं तो कई बार ऐसा कर चुका था, लेकिन तांत्रिक बाबा सजग थे। जब भी मैं ऐसा कुछ अब करने को सोचता, चावल का दाना मेरे सर के ऊपर में आके गिर जाता था। अब फिर मेरा मन शांत हो जाता था। ऐसे ही मेरे साथ में काफ़ी देर तक चलता रहा। इसके बाद जैसे हर आवाज़ बिल्कुल शांत होती जा रही थी। जैसे लग रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो चल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। मैं तो आंखें खोल नहीं पाया था, तो मैं देख नहीं पाया था कि कौन लोग हो सकते हैं। शायद वो प्रेतात्मा के साथी होंगे, या इस श्मशान में रहने वाले भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल सब जाग चुके थे उस रात को।
तभी तो मुझे इतना शोर सुनाई दे रहा था। आखिरकार जब तांत्रिक बाबा मुझे आवाज़ देते हैं कि अब बेटा सब काम हो चुका है, मेरे सर पर हाथ फेरते हैं, तभी मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ये तांत्रिक बाबा नहीं, ये छलावा है। वो औरत है जो छलावा का भेष धारण किए हुए है, वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। मुझे ऐसा महसूस होता था। लेकिन जब सर पर हाथ फेरने लगते हैं ना, तब मैं आंखें खोलता हूँ। आंखें खोलने के बाद मुझे कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा कि बिल्कुल जैसे शमशान में पहले देखा था, बिल्कुल शांत था, वैसे ही नज़र आया था। शोर शराबा, वो कौन लोग थे जो वहाँ पर आए हुए थे उस वक्त में, क्या करना चाहते थे मेरे साथ में, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तब मैं एकदम निश्चित हो गया था, लेकिन डर अभी भी लग रहा था। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं उठो, हमारा काम खत्म हो गया, ये कुछ सामान उठा लो और बाकी सामान यहाँ से छोड़ दो। मैं जल्दी जल्दी सारा सामान उठा करके जो तांत्रिक बाबा बताते हैं वो मैं थैले में डाल देता हूँ। तब कहते हैं कि चलो अब हमारा पूजा सफल हो चुका है, अब वो प्रेतात्मा तुम्हारे पास में कभी नहीं फटकेगी, मैंने उसको सज़ा दे दिया है, अब तुम्हारे आसपास में कभी दिखाई नहीं देगी। इसके बाद हम घर पर आते हैं। वो रात थी और आज का टाइम है। और उसके बाद वो प्रेतात्मा मुझे कहीं भी मुझे छू नहीं पाई। कितनी अमावस की रातें निकल चुकी हैं, कितनी पूर्णमासी की रात निकल चुकी है। वो जो बाबा थे ना, उनका कहना था वो प्रेतात्मा बहुत शक्तिशाली थी और वो खास करके अमावस की रात को या पूर्णमासी की रात में अपने मन को अब बहलाने की कोशिश करती थी मेरे साथ में, और कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मैं हमेशा उसके साथ में रहूं। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए मेरा साथ पाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी नागेंद्र जी की? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, अपनी कोई आप बीती हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।